50 दिन जेल में रह के भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को चैन नहीं था। चालाकी से चुनाव प्रचार कर रहे थे आम खाकर। हालांकि आरोप उन पर ये लगे कि उन्होंने जानबूझकर आम खाए ताकि शुगर लेवल बढ़े, सेहत खराब हो और वे आराम से जमानत पा सकें। ईडी का कहना है कि उन्होंने 50 आम खाए, लेकिन केजरीवाल भी कहाँ ईडी के मानने वाले थे। मैंने सिर्फ 3 आम खाए, लेकिन उनकी असली मुसीबत आम नहीं, दारू है। 100 करोड़ का शराब घोटाला जिसका उन पर इल्जाम है, जहां ये आरोप लगा कि उन्होंने अपने सीएम ऑफिस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता से मुलाकात की मार्च 2021 में और उनसे मांगे 100 करोड़, जिसके बाद उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया ने उनके घर पे शराब नीति में हेरफेर करने का आदेश दिया, थोक व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए। उनका कमीशन 5 से बढ़ाकर 12% कर दो। उनके सेक्रेटरी भौचक के रह गए। भाई साहब, बिजनेस वालों की बात तो कभी मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में करी नहीं। उस समय ना तो सेक्रेटरी को ना ही किसी और को इस बात की भनक थी कि दक्षिण भारत के शराब कारोबार के दिग्गजों का एक कार्टेल के कविता की अगुवाई में आपके दलालों को 25 करोड़ रुपए के बैग भिजवाए गए उनके बंदों के जरिए, ताकि वे दिल्ली की मुनाफेदार नई शराब नीति में बड़े खिलाड़ी बन सकें। और इसमें आप उन 20 करोड़ रुपए की रिश्वत को जोड़ लें जो आपको भेजे गए मुंबई के अंगड़िया हवाला वालों के जरिए, तो हुए कुल 45 करोड़ रुपए इकट्ठा, जिसे आपने गोवा में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किए। कहा यह भी गया कि मफलर पहने आम आदमी के केजरीवाल ने इन पैसों से गोवा के 7 स्टार ग्रैंड हायत होटल में रहकर चुनाव प्रचार का संचालन किया। दिल्ली के ओबरॉय होटल्स में भी मीटिंग हुई, जहां कविता और उसके गिरोह ने 100 करोड़ की भरपाई मांगी आपके सबसे बड़े बिचौलिए विजय नायर के साथ, जो पार्टी के अंदर बिना शोर मचाए अपने पद पर काम करता था, ज्यादातर मीडिया और कम्युनिकेशन रणनीति संभालने का, जिसने आपकी नई शराब नीति का अच्छा प्रचार किया लोकप्रिय ब्रांड और कॉमेडियनों के जरिए। नायर पार्टी और शराब नीति के लिए इतना जरूरी था कि उसे केजरीवाल के साथ वाले सरकारी बंगले में ठहराया गया। लेकिन उनकी कविता के सीए के साथ व्हाट्सएप चैट अहम सबूत बने, जिससे पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जहां ये पता चला कि रिश्वत के बदले में कविता को शराब नीति की रिपोर्ट मिली, वो भी दिल्ली मंत्री परिषद को मिलने से पहले, और ये भी कि इस पॉलिसी को खास तौर से ऐसे बनाया गया ताकि सिर्फ बड़े बिजनेसमैन वाले ही इसके लाइसेंस की नीलामी और महंगी चमकदार दुकानों की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस लाइसेंस में इतना मुनाफा था कि कविता जी ने 32% का भारी हिस्सा जुगाड़ लिया इंडो स्पिरिट नाम के होलसेल सप्लायर में, और उन्हें मार्केट मिली पैरेनॉर्ड रिकॉर्ड की सबसे बड़े शराब बनाने वालों में से एक, जिसके चलते उसने 192 करोड़ रुपए का मोटा मुनाफा कमाया। लेकिन सवाल ये है कि ये बस घोटाले की पहाड़ की नोक है या पानी के नीचे बहुत कुछ काला छिपा है, क्योंकि कथित तौर पर इस घोटाले के दौरान सिसोदिया और बाकी आरोपियों ने मिलकर 170 मोबाइल फोन खत्म किए, और ईडी ने जिन 17 मोबाइल को बरामद किया उनमें भी ज्यादातर में डेटा डिलीट पाया गया। केजरीवाल ने भी अपने फोन को गलती से खो दिया, गलती से, जिसे उन्होंने घोटाले के दौरान इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता फोन कहाँ है। ईडी ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि एप्पल कंपनी के दरवाजे भी खटखटाए हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री के आईफोन को खुलवाने के लिए, लेकिन सर बिना पासवर्ड के हम आपकी कोई मदद कर ही नहीं सकते। लेकिन फॉरेंसिक एजेंसियों ने सिसोदिया के कंप्यूटर की पूरी जांच की और ओबरॉय होटल के प्रिंटर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला जिससे दक्षिण गिरोह और आपके तार जुड़े थे। हालांकि इन आरोपों को अभी तक अदालत में साबित करना बाकी है, क्योंकि मुकदमा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी और शराब घोटाले के कच्चे चिट्ठे के बारे में। दबा दिया? ओके। तो 2021 में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का मकसद था बहुत सारा पैसा कमाना, कुछ राज्य के लिए तो कुछ अपनी पार्टी के लिए, दिल्ली के शराब धंधे का निजीकरण करके, क्योंकि अभी तक दिल्ली में दारू सरकार से मंजूरी लिए देसी ठेकों को ही बेची जाती थी। अक्सर दिल्ली वाले हरियाणा के गुरुग्राम जाते थे दारू खरीदने, क्योंकि वहाँ सस्ती मिलती थी, जिससे दिल्ली की दारू की कमाई में घाटा होता था। इसलिए सिसोदिया ने शहर को 32 जोन में बांटा और हर एक जोन को नीलाम किया एक प्राइवेट शराब व्यापारी के हाथ में, जिससे सरकार पर छप्पड़ फाड़ 8,000 करोड़ से ज्यादा की रकम बरसी व्यापारियों द्वारा दी गई लाइसेंस फी के जरिए। बदले में व्यापारियों के लिए सरकार ने शराब की बिक्री पर टैक्स को 25% तक घटाकर 1% कर दिया, ताकि पड़ोसी गुरुग्राम के साथ वे मुकाबला कर पाए और शराब के काला बाजार को खत्म कर दें। अब पहले की देसी दारू ठेकों को बदलकर इन प्राइवेट खिलाड़ियों ने चकाचौंध भरी नई दुकानें डाल दी, और ये दारू पर कभी ना सुनी गई बड़ी बड़ी छूटें देने लगे, कभी कभी तो 50% तक। दिल्ली के शराबियों ने इस मौके को खूब पकड़ा, जिससे राजधानी में वाइन और विस्की की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने सारे फैसले अकेले ही कर डाले, जैसे दिल्ली उन्हीं की सल्तनत हो। उन्होंने तो उपराज्यपाल को भी शामिल नहीं किया, वे मनमानी करते गए।
गए। बताइए, दयालु होकर लॉकडाउन में 1 महीने की लाइसेंस फी भी माफ कर दी, जिससे माना गया कि राज्य के खजाने को लगभग 144 करोड़ का नुकसान हुआ। बाद में ईडी ने भी उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सरकारी खजाने को लगभग 338 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वही होलसेल कमीशन को 12% तक बढ़ाकर, जो वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था। सिसोदिया साहब ने अपने मन से 30 करोड़ के डिपॉजिट को लौटाया एक बोली लगाने वाले को, क्योंकि वे दुखी थे कि हवाई अड्डे जोन में उन्हें वहां अफसरों से शराब की दुकानों की मंजूरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने भारत में बनी शराब बेचने वालों को अनदेखा किया, जो या तो लाइसेंस फीस देने से चुके या गैर कानूनी तरीके से मीडिया में डिस्काउंट का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि इतनी सारी छूट देने के बदले में इल्जामात हैं कि सिसोदिया जी को बड़े शराब व्यापारियों से रिश्वत मिल रही थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने में उड़ा दिए। सब कुछ सपनों की तरह चल रहा था, लेकिन सपनों के बुलबुले फूटने शुरू हुए नई पॉलिसी आने के सिर्फ 6 महीने बाद। भारी छूट की वजह से दुकानदारों की जेबें जलने लगी, क्योंकि अब वे ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे थे उस मोटी रकम के मुकाबले जो उन्होंने नीलामी में चुकाई थी। सिर्फ बड़े खिलाड़ी जिनके पास शराब बनाने और थोक में बेचने दोनों की काबिलियत थी, सिर्फ वही अपना बिजनेस चला रहे थे। इतना बुरा हाल हो चुका था कुछ ही महीनों में कि 32 में से 9 खुदरा व्यापारी और 14 में से 4 थोक व्यापारियों ने अपना लाइसेंस वापस कर दिया। मुश्किलें और बढ़ी और 176 दुकानें बंद हो गई, जबकि 206 दुकानें तो कभी चालू ही नहीं हुई थी, क्योंकि वे शहर के गैर कानूनी बाजारों में थी। इस सब की वजह से शराब के टैक्स की आमदनी पिछले सालों के 6 से 7 हजार करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई, जो कि सिसोदिया के लक्ष्य से तो बहुत दूर थी। सिसोदिया बुरी तरह से लपेटे में आए जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस गड़बड़ी का सीधा इल्जाम उन्हीं पर लगाया और उपराज्यपाल से शिकायत की, जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। इससे सिसोदिया इतने बुरे डर गए कि उन्होंने अपने धमाकेदार निजीकरण योजना को तोड़कर वापस पुरानी सुरक्षित सरकारी योजना लानी शुरू कर दी, सिर्फ 10 महीनों के अंदर। लेकिन अब कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 3 हफ्ते बाद ही सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा और आरोपों की गोलीबारी के साथ उन्हें 6 महीने के भीतर गिरफ्तार किया और औकात में ले आए आम आदमी पार्टी के सिसोदिया को, जो देखा जाए तो असल में दिल्ली सरकार चला रहे थे 18 विभागों के साथ। और अब सीबीआई केजरीवाल के पीछे आने वाली थी, उन्हें मास्टरमाइंड घोषित करके। अब तक केजरीवाल का नाम इस घोटाले से नहीं जुड़ा था, जब तक कि अप्रूवर नाम का एक इक्का, जो दरअसल खुद आरोपी है, अपनी सजा को कम करवाने के लिए ईडी का गवाह बन गया और केजरीवाल को दगा दे दिया। एक और थे दक्षिणी गिरोह के मगुंडा रेड्डी, जिनका परिवार बालाजी डिस्टिलरीज का मालिक है, जो कि 7 दशकों से आंध्र प्रदेश में शराब के कारोबारों में है। वे शक के घेरे में तब आए जब उनके दिल्ली, नेल्लौर और चेन्नई के दफ्तरों में छापा पड़ा सितंबर 2022 में। लेकिन तब तक भी भाई साहब को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उन्हें फर्क तो तब पड़ना चालू हुआ जब फरवरी 2023 में उनके बेटे राघव को ईडी ने गिरफ्तार किया, दिल्ली की शराब नीति में हेरफेर के लिए रिश्वत देने के आरोप में। फिर क्या, चिंतित मगुंटा ने ईडी को दिए अपने पिछले बयान को बदला और आखिरकार नाम दिया केजरीवाल। इससे उनके बेटे को 2 दिन बाद सेहत के आधार पर रिहा करने में मदद मिली और उसने भी अपने नए बयान में ईडी को केजरीवाल का नाम दिया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि मगुंडा ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी छोड़ बीजेपी की एनडीए के साथ गठजोड़ कर लिया, वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। एक और मुख्य गवाह है हैदराबाद के पी शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के निदेशकों में से एक, जिन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया क्योंकि वे प्रॉक्सी कंपनियों के जरिए 5 जोन के लाइसेंस हासिल कर चुके थे, जबकि पॉलिसी में सिर्फ 2 की अनुमति है। फिर वही दिलचस्प बात हुई, गिरफ्तारी के 5 उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ईडी को दिए अपने पहले 11 बयानों में केजरीवाल का एक बार भी नाम नहीं लिया। लेकिन 6 महीने बाद पीठ दर्द होने की फालतू वजह से उनको जमानत मिल गई। और उससे भी गजब बात यह है कि ईडी ने इसका विरोध तक नहीं किया। फिर क्या, दिल्ली की अदालत ने शरद को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी एक नए बयान के साथ। केजरीवाल 2 और लोग जिनकी गवाही काम आई, वो है मनीष सिसोदिया के भौचक्के रह गए सचिव सी अरविंद और दिल्ली स्थित व्यापारी दिनेश अरोड़ा, एक और रिश्वत देने वाले। इन बयानों के आधार पर ईडी ने 6 महीनों में केजरीवाल के नाम 9 समन जारी किए, लेकिन हमारे खोखो भाई साहब ने इन सभी को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार ईडी ने उन्हें 2024 के चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया, जिससे ये धारणा बनी कि भाजपा ने आपकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुँचाया है। हमारे सिसोदिया जमानत के इंतजार में 15 महीनों से जेल में, जबकि उन पर मुकदमे तो शुरू भी नहीं हुए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली के अगले साल विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले ऐसी क्या चालाकी होगी ताकि उनका मुकदमा शुरू हो जाए? वैसे सच बात तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपी को जमानत मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोझ आरोपी पर होता है कि वह अदालत को यकीन दिलाए कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, और वो जमानत मिलने के बाद भी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा। सिसोदिया के मामले में रिश्वत की रकम न बरामद हो पाना भी उन्हें जमानत नहीं दिला पाया। उन पर आरोप है एक साजिश का हिस्सा होना, जिसमें कई आरोपी मिले हुए हैं, तो मामला ठोस है। लेकिन यहाँ कुछ दोगलापन नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसी वजह पर आपके संजय सिंह को तो जमानत मिल गई। उनके पास कोई पैसा बरामद नहीं हुआ
और ऐसे आरोपों की जांच मुकदमे के समय हो सकती है। हमारे केजरीवाल कानूनी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे तब तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जब तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अब शायद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का माहौल बन रहा है। हालांकि अमित शाह ऐसा नहीं होने देंगे, इस डर से कि केजरीवाल को लोगों की सहानुभूति मिल जाएगी। यह जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा देंगे, जिन्हें हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव प्रचार के समय देखा गया केजरीवाल की गैरहाजिरी में। सत्ता की हद से ज्यादा लालच आपको रिश्वत लेकर दूर दराज के गोवा में चुनाव लड़ने ले गई, जहां बेचारों के हाथ में सिर्फ 2 सीटें ही आई। अपनी छवि को बदनाम कर रहे केजरीवाल, जो कभी एंटी करप्शन मूवमेंट का चेहरा हुआ करते थे, 2011 में अन्ना हजारे के साथ सब मिले हुए चोर हैं। अब उनका जीवन घूम कर पूरा हो चुका है, क्योंकि वे खुद वही बन चुके हैं जिसके लिए वो कभी दूसरों पर आरोप लगाया करते थे। बिस्बो की शायरी, भ्रष्टाचार करने का जो आए थे काम तमाम, शराब घोटाले में खुद का डुबो दिया है नाम। ईमानदारी का आपने खूब बजाया ढोल, धीरे धीरे करतूतों की अब खुल रही है ना पोल।